देखिए, अभी हम आपको भारतीय संस्कारा पाठ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर भारतीय संस्कारा पाठ से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम में कौन कौन सा ज्यादा पूछा जा सकता है। हालांकि इससे पहले वाला वीडियो में हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में समझाए थे और पूरा विस्तार से इस पाठ को भी बताने का प्रयास किए थे। उम्मीद ऐसा करते हैं कि आप उस वीडियो को देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा ताकि संस्कार वाला पाठ को समझने में आपको बहुत आसानी हो और इसका ऑब्जेक्टिव भी अच्छा से क्लियर कर सके। हालांकि थोड़ा बहुत अभी हम आपको बताते हुए ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाएंगे। संस्कार के बारे में चर्चा करें तो संस्कार ही मनुष्य को समाज में अच्छे से जीने के लिए सिखाते हैं। हम जो बड़े लोगों का सम्मान करते हैं, छोटे लोगों को समझाते हैं, यह सब संस्कार के ही कारण से। पता है, जीवन से मृत्यु समय तक विभिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं। संस्कार के बारे में चर्चा करें तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, जिसमें जन्म से पूर्व 3 संस्कार हैं। बचपन जिसे शैशव अवस्था कहते हैं 6 संस्कार है। उसके बाद शिक्षा रूपी 5 संस्कार है। गृहस्थ जीवन में एक विवाह संस्कार होता है और मृत्युपरांत यानी कि मरने के बाद एक संस्कार होता है। कुल मिला करके 6 5 11 3 14 15 16 कुल 16 संस्कार है। फिर से ध्यान से सुनिए, संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, लेकिन कुल संस्कार 16 होते हैं, जिसमें जन्म से पूर्व 3, हालांकि इसको ट्रिक से बताए हैं लॉन्ग वीडियो में। जन्म से पूर्व 3, शैशव अवस्था या बचपन अवस्था में 6, शिक्षा के रूप में 5 संस्कार, गृहस्थ जीवन के रूप में 1 और मृत्युपरांत के रूप में 1 संस्कार। संस्कार के बारे में चर्चा करें तो संस्कार के कारण से ही हम लोगों का समाज बहुत सुंदर दिखते हैं। हाँ, यह बात सही है कि प्राचीन काल में संस्कार का विस्तार काफी अधिक था, लेकिन अब धीरे धीरे संस्कार घटते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप देखिएगा समाज में, जिस समाज में रहते हैं उस समाज में पता चलेगा बच्चे लोग गाली गलौज खूब करते हैं, बड़े छोटे लोगों का अच्छा सम्मान नहीं करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर संस्कार अच्छा से देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। तो खैर, अब आपको हम ऑब्जेक्टिव जल्दी से बताते हैं। यदि आपको ऐसा लगता हो कि बढ़िया संस्कार के बारे में सीखना है तो लॉन्ग पार्ट में है विस्तृत अध्ययन, उसको जाकर के जरूर देख लीजिएगा। अभी हम आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले या पूछे गए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताएंगे। अब ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न है, कन्यादान किस संस्कार में होता है? पता है, कन्यादान होता है विवाह संस्कार में। संस्कार 5 प्रकार के हैं, जबकि कुल संस्कार 16 है और इन्हीं में एक आता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार को सबसे पवित्र संस्कार माना जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जैसे पानी ग्रहण, मंडप का निर्माण, सिंदूर दान, वर वधु का परीक्षण, विभिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं। खुद से आप यदि देखे होंगे तो महसूस कर सकते हैं, विवाह जब किसी का होते हैं तो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें गलसेदी होता है, लवा भोजन होता है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। तो यही कारण है कि सबसे पवित्र संस्कार विवाह संस्कार को कहा गया है। और इसी में कन्या को दान किया जाता है कि कन्या के जो पिता होते हैं, लड़की के पिता, वे दूल्हे सरकार को कन्या को सौंप देते हैं। फिर आगे प्रश्न है, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? याद रखिएगा, जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि भूल जाएं तो आप यह बात याद रखिए, 3 को हम कहते हैं त्रय। आप यह याद रखिएगा, जन्म के पहले की यदि बात करें, एक माँ होंगे, वहां पर एक पिता होंगे और माँ के गर्भ में पल रहे होंगे बच्चे। तो यहाँ पर 1 2 3 लोग हो गए हैं। यहीं पर याद रखिएगा, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार। हालांकि माता पिता बच्चे यह संस्कार नहीं है, बस आपको याद करने का एक नियम बताए हैं। तो जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? त्रय। त्रय का मतलब 3। फिर आगे प्रश्न है,
सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं? या होते हैं विवाह संस्कार में। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि सप्तपदी क्या होता है। देखिएगा, विवाह के समय में कन्या और वर अर्थात दुल्हा और दुल्हन अग्नि या मंडप के 7 फेरे लेते हैं और 7 फेरे में 7 वचन दिया जाता है। वचन बहुत सारे होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे जब तक जिएंगे तब तक इनको हम साथ लेकर के चलेंगे, विभिन्न प्रकार के वचन दिए जाते हैं, उसी को कहते हैं सप्तपदी। तो सप्तपदी की क्रिया यदि कोई पूछे किस संस्कार में होते हैं तो कहेगा विवाह संस्कार में। फिर आगे प्रश्न है, बचपन में कितने संस्कार होते हैं? या याद रखिएगा, बचपन को ही कहते हैं शैशव अवस्था वाला संस्कार, और जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना तो उसे कहते हैं बचपन वाला संस्कार या शैशव अवस्था वाला संस्कार। और शैशव अवस्था के रूप में 6 संस्कार होते हैं। याद करने का ट्रिक याद रखिएगा, बचपन में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं और लड़का होते तो उसे घरेलू समय अलग से थोड़ा बोल रहे हैं आपको याद दिलाने के लिए, उसे छोरा लोग कहते हैं, छोरा यहीं पर कह सकते हैं। या फिर वह बच्चा जो छोटे छोटे होते हैं वे हमेशा खटपटी करते रहते हैं, तो लोग कहते हैं छोटे छोटे बच्चा बदमाशी अधिक करते हैं। आप किसी तरह से याद रख सकते हैं, छोटे छोटे से 6। तो बचपन में संस्कार होते हैं 6। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6। फिर आगे प्रश्न है, हालांकि याद कर लेते हैं बढ़िया से, तो ट्रिक का ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगा, और यदि याद ना रहे और कभी मजेदार में फंस जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं, तो ट्रिक को याद कर लीजिएगा। फिर आगे प्रश्न है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। प्राचीन समय का कैसा था भारत, उसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो संस्कार को देखिए। संस्कार से यह पता चलेगा कि प्राचीन समय के लोग बहुत सत्यवादी होते थे, जो कहते थे वही करते थे, जो करना होता था सही रूप से वही करने का प्रयास करते थे। लेकिन अभी अक्सर करके लोग देखिएगा बोलते हैं क्या और करते हैं क्या। आप यदि गाड़ी पर सफर किए होंगे तो खुद से सोचिए, गाड़ी वाला रहेंगे वहां पर और कहेंगे आपके गांव आप घुसने वाले हैं, जबकि काफी दूर है, विभिन्न प्रकार की वाहन कटाएंगे, कहीं पंचर नहीं भी है फिर भी कहेंगे मेरा गाड़ी भी पंचर हो गया था, इस कारण से लेट हुआ। चाहे जो भी हो, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, आज का समय ही कुछ ऐसा है जिसमें कि ना चाहते हुए भी लोग झूठ बोलते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि दिन भर झूठ का इशारा लेते हैं। तो प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से होती है। फिर आगे प्रश्न है, सीमांतोनियन किस प्रकार के संस्कार हैं? सीमांतोनियन यह जन्म पूर्व में आता है। जन्म पूर्व के रूप में 3 संस्कार होते हैं, उसी संस्कार में आता है सीमांतोनियन। फिर आगे प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? अभी के काल में शिष्यों को छात्र, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स यही सब कहा जाता है, लेकिन प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ब्रह्मचारी, आपको पता होगा कि पहले जो शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे स्कूल इस तरह से नहीं होते थे, बल्कि गुरु के आश्रम में जाकर के शिक्षित होना पड़ते थे। तो वहां पर आश्रम में जो जाते थे एकदम साधारण वेशभूषा बना करके, ऐसा नहीं कि आप राजा महाराजा के हैं तो पूरा सज धज करके रहिए, ऐसा नहीं। तो यदि कोई पूछे प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो कहेगा ब्रह्मचारी। फिर आगे है, भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? पता है, भारतीय संस्कृति की परिचय आपको दिखाई पड़ेगा संस्कार में। किसमें मिलेगा दिखाई? संस्कार में। यदि आपसे कोई पूछे भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ते हैं, तो कहिएगा संस्कार में। फिर आगे प्रश्न है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? याद रखिएगा, शिक्षा संस्कार 5 होते हैं, यानी कि संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक शिक्षा संस्कार है। शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। यदि आप कभी भूल जाएगा ना तो याद रखिएगा, हम शिक्षा जो ग्रहण करते हैं उस दौरान लिखते हैं कलम से, और कलम को पकड़ते हैं एक हाथ से, कभी दोनों हाथ से पकड़ के लिखे हैं क्या? नहीं, तो एक हाथ से पकड़ते हैं। एक हाथ में कितने उंगली सामान्यता होते हैं? 5। तो याद रखिएगा शिक्षा संस्कार 5 होते हैं, जिसमें एक है समावर्तनम। समावर्तनम, तो प्रश्न था
अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो कहिएगा समावर्तनम। फिर आगे प्रश्न है, पानी ग्रहण किस संस्कार में होते हैं? पानी ग्रहण होते हैं विवाह संस्कार में। अब देखिएगा, जब विवाह कहीं संपन्न किया जाता है तो बाबा जी शंख में पानी डालते हैं और दुल्हन जब विदाई होने लगते हैं अपने मायके से तो उनको पानी पिलाए जाते हैं, और दुल्हा भी जब अपने घर से जाने को तैयार होते हैं दुल्हन के घर बाराती लेकर के, तो वहां भी पानी ग्रहण कराया जाता है। तो पानी ग्रहण यदि पूछा जाए किस संस्कार में होते हैं, तो कहिएगा विवाह संस्कार में। फिर आगे प्रश्न है, विवाह संस्कार, आगे प्रश्न है विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो देखिए, सिंदूर दान तो आता ही है, कन्यादान यानी कि कन्या को दान किया जाता है यह भी आता है, वागदान, वागदान समझते हैं ना, बाबा जी देखिएगा बैठा करके मंडप पर कहेंगे जजमान बोलिए जो जो हम बोलते हैं, तो वह हो गया एक तरह से वागदान। या फिर सप्तपदी में वचन दिया जाता है, यह सब वागदान हुआ, लेकिन गौदान यह नहीं होता है विवाह संस्कार में। फिर आगे प्रश्न है, कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर के घर भेजते थे? तो याद रखिएगा, शिक्षा के मध्य में, शिक्षा के आरंभ में, शिक्षा के अवसान में। शिक्षा के अवसान में भेजते थे, अवसान का मतलब जब शिक्षा खत्म हो जाते थे तो फिर गुरु उपदेश देकर के अपने शिष्य को या छात्र को घर भेजते थे, या कहते हुए कि जाओ हम जो सिखाए हैं, हम जो शिक्षा दिए हैं उसका अनुसरण करना है। फिर आगे प्रश्न है, शिष्य का पहला धौर कर्म कहाँ होता था? तो शिष्य का पहला जो धौर कर्म यानी कि शिक्षा रूपी ग्रहण जो होता था वह होता था गुरु के घर में। हालांकि यह मानते हैं कि किसी भी बच्चों का गुरु होते हैं प्राथमिक माता पिता, लेकिन लिखने उखने वाला जो ज्ञान दिलाया जाता है वह सबसे पहले गुरु के घर में होता है। फिर आगे प्रश्न है, चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र समझते हैं जिसे हम अंग्रेजी में कैरेक्टर कहते हैं। तो चरित्र का निर्माण होता है संस्कारों से। किससे निर्माण होता है? संस्कारों से। फिर आगे प्रश्न है, अंत्योष्टि संस्कार कब होता है? अंत्योष्टि संस्कार कब होता है? याद रखिएगा, जब कोई मर जाते हैं तो मरने के बाद होते हैं अंत्योष्टि संस्कार। मरने के बाद क्या होता है? अंत्योष्टि संस्कार। आप देखे होंगे मृत्युपरांत जो संस्कार होते हैं उसमें पिंड दान किया जाता है, मुंडन सब किया जाता है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। फिर आगे प्रश्न है, गौदान किस संस्कार में आते हैं? तो केशांत संस्कार होते हैं। केशांत संस्कार में यह बचपन अवस्था में होते हैं। केशांत संस्कार में बच्चों का केस बराबर रखा जाता है और फिर एक टाइम आने पर फिर उनका मुंडन कराया जाता है। तो खैर याद रखिएगा, गोदान किस संस्कार में आते हैं? तो फिर कहना है आपको केशांत संस्कार में। फिर आगे प्रश्न है, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? केशांत संस्कार का नामांतरण है, केशांत संस्कार का नामांतरण है उपनयन। केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? उपनयन। केशांत संस्कार को उपनयन के अंतर्गत रखे जाते हैं। फिर आगे प्रश्न है, वागदान किस संस्कार में आते हैं? वागदान आते हैं विवाह संस्कार में। वागदान किस में आते हैं? विवाह संस्कार में, जिसमें कि आप देखे होंगे जजमान को मंडप में बैठ करके या दुल्हा को मंडप में बैठ करके बोलना पड़ते हैं, और सप्तपदी के समय भी उन्हें वचन देना होता है बोल करके। फिर आगे है, पुंसवन संस्कार कब होता है? पता है, जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं, जिसमें एक पुंसवन संस्कार होता है। आप शायद गांव समाज में भी देखिएगा, जब कोई प्रेग्नेंट होते हैं, गर्भवती होते हैं, तो कहा जाता है कि इनको अधिक से अधिक प्रसन्न रखिए, खुश रखिए, ताकि बच्चों पर किसी भी प्रकार के निगेटिव प्रभाव ना पड़े। तो यह सब हमें कौन सिखाता है? संस्कार सिखाता है। फिर आगे प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? संस्कार होते हैं 5 प्रकार के, लेकिन यदि यह कह दे कि कितने संस्कार होते हैं तो कहेगा 16 संस्कार होते हैं। फिर आगे प्रश्न है, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार पूछा गया ना, तो याद रखना है संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। यदि इस वीडियो में कहीं पर आपको ऐसा लगता हो कि चूक हुआ है तो हमें कमेंट करके बताइएगा,
ताकि हम उसे सुधार कर सके। और बाकी बात, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि मेरा हौसला थोड़ा बुलंद हो और आगे भी अच्छा से अच्छा वीडियो अपलोड करें आपके लिए। और यदि यह वीडियो आपको और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यदि नहीं किए होंगे तो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद जब हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा, और नहीं करने पर थोड़ा हो सकता है पहुंचे या फिर लेट सेट पहुंच सकता है। तो अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।